चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लाइबिलिटीज़। जो अगला बेसिक एलिमेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड एलिमेंट वो आपके पास है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी का जो लेक्सिकल मीनिंग है, लिंग्विस्टिक मीनिंग, यानी कि जो उसका लग़वी तर्जुमा या उर्दू माने हम करते हैं एज अपने पास कर्जा। डेफिनेशन पे इसकी अगर आप गौर करें तो क्या कहता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। आपके आज के दिन की कोई ऑब्लिगेशन है, कोई लाइबिलिटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई कर्जा है, कोई जिम्मेदारी है, कोई बोझ है। क्यों है सर? अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। पास्ट में कोई ऐसा काम हुआ था जिसकी वजह से आज आप लाइबल हैं। सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द एंटिटी। जिसको सेटल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, पे करने के लिए आपके पास से, आपकी पॉकेट से, आपकी जेब से कुछ ना कुछ जाएगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो सेटल नहीं हो सकती। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे वो सेटल नहीं हो सकती। ठीक है, आपके पास लाइबिलिटी की अगर डेफिनेशन को हम बिल्कुल एसेट्स की तरह 3 पार्ट में ब्रेक करें तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं बन जाएगी। ये आपके पास क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। आज के दिन प्रेजेंट की आपकी कोई ऑब्लिगेशन, आपका कोई कर्जा है। क्यों है? अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपके ऊपर आज कोई लाइबिलिटी है, कोई ऑब्लिगेशन है। अब ख़त्म करने के लिए क्या होगा? सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स बार बार यूज हो रही है। आप अपनी अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना समझ लीजिए, इकोनॉमिक बेनिफिट से मुराद पैसे। ठीक है, तो आपसे कह रहा है लाइबिलिटीज की डेफिनेशन में, सर ये आपके ऊपर ऐसी ऑब्लिगेशन है, आज के दिन आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई कर्जा है। क्यों है? पास्ट में कोई ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से आज आप लाइबल हैं। सेटलमेंट ऑफ विच, जिसको सेटल करने के लिए, तय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको लाजमन कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जब तक आप देंगे नहीं, पैसे आपकी जेब से जाएंगे नहीं, तो ये लाइबिलिटी ख़त्म नहीं हो सकती। सर फिर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एसेट्स की हमारे पास 2 टाइप होती थी, लाइबिलिटीज़ की भी हमारे पास 2 टाइप हैं। एक कहलाती है करंट और दूसरी कहलाती है नॉन करंट। और सर यहाँ भी हमारे पास जो डिस्टिंग्विश करने का, डिफरेंशिएट करने का क्राइटेरिया है वो टाइम पीरियड है। ऐसी लाइबिलिटी जो हमें रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी हो, सेटल करनी हो, चुकानी हो, अदा करनी हो, वो क्लासिफाई हो जाएगी एज करंट। यानी कि मुझ पे कोई ऐसा कर्जा है जो मुझे आज से 12 महीने के अंदर अंदर, चाहे वो कल देना है, 1 महीने में देना है, 2 महीने में देना है, बस 12 महीने से पहले पहले देना है, अगली रिपोर्टिंग डेट आने से पहले पहले देना है, तो वो मेरे पास क्लासिफाई हो जाएगी एज करंट लाइबिलिटी। और ऐसा कर्जा जो मुझे पे करने के लिए 1 साल से ज़्यादा अरसे का टाइम मिल जाए, 1 साल से ज़्यादा अरसे मुझे मिल जाए उसको पे करने के लिए, मैंने 3, 4, 5 साल के लिए कर्जा लिया हो, वो क्लासिफाई हो जाएगा आपके पास एज नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर इनकी भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लें, इनकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लें तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल में। देखें सर, आपके पास सबसे पहले लाइबिलिटीज़ में, करंट लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल में आ रहा है अकाउंट्स पेएबल, यानी कि जिसे हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं। सर जब मैं उधार पे सामान बेचता था तो मेरा पैसा लेने का हक क्रिएट होता था, तो उसको मैं रिसीवेबल कहता था। आज जब मैं उधार पे सामान खरीदूंगा तो मेरे ऊपर आज कर्जा है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जी बिल्कुल है। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, जी 2-4 दिन पहले मैंने उधार पे सामान खरीदा। अब उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए मुझे जेब से पैसे देना पड़ेंगे। और जिस तरह मेरे रिसीवेबल करंट एसेट्स होते हैं मुझे 30, 40, 50 दिन में मिल जाते हैं, इसी तरह पेबल्स मेरी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, मुझे 30 दिन, 50 दिन, 15 दिन, 20 दिन में वो पे करने होते हैं, 1 साल से पहले पहले पे करने होते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल वेजेस पेएबल। सर वेजेस पेएबल मतलब सैलरीज पेएबल। मेरे पास जॉब करते हैं, 10 एम्प्लॉयज़ हैं, नौकरी करते हैं, मैं उनको महीना ख़त्म होने के बाद अगले महीने की 5 तारीख को तनख्वाह देता हूँ। तो सर जब मेरा महीना ख़त्म हुआ क्या मैंने एम्प्लॉयज़ से सर्विसेज ली? बिल्कुल नहीं।
तो क्या मेरे पास 30 दिसंबर 31 दिसंबर या जो भी मेरा रिपोर्टिंग डेट है उस दिन मेरे ऊपर कर्जा है? जी बिल्कुल सर, मैंने इन एम्प्लॉइज से, मुलाजिमीन से काम लिया, इनको सैलरी देनी है, मेरी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ऑब्लिगेशन है, तो जिसके नतीजे में मैं जब तक ये पे नहीं करूंगा, मेरी आज की ऑब्लिगेशन है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, पूरा महीना मैंने उनसे सर्विसेज ली, जब तक मैं इनको दे नहीं दूंगा, ये अगले महीने इन दिलचस्पी से काम नहीं करेंगे जब तक इनके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट नहीं हो जाएगी, और अगर ज़्यादा रोकूंगा तो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास इनकम टैक्स पेबल। सर गवर्नमेंट कहती है आप पूरा साल पैसे कमाएं, हमें कोई गर्ज नहीं है, जब आपका साल खत्म हो जाए तो साल के खत्म होने पे जो भी आपका टैक्स बने वो 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर मुझे दे दें, मेरा टैक्स मुझे दे दें। तो नॉर्मली आपको टैक्स साल में एक बार लाजमी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ता है, और ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है। इसी तरह रेंट पेएबल नेक्स्ट एग्जांपल है। भाई मेरा घर है, मेरी प्रेमिसेस है, मैंने रेंट पे ली हुई है, 1 महीना बगैर किराया दिए इस्तेमाल कर लूँ, महीना जैसे ही खत्म होगा 1 तारीख को मालिक मकान आ जाएगा, घर पे शोर करने लग जाएगा, उसका मुंह बंद करने के लिए उसे मुझे लाजमन पैसे देना पड़ेंगे, अदरवाइज वो शोर करता रहेगा। तो मेरी ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल है, क्यों है? अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट में मैंने उसकी प्रेमिसेस को यूज किया है, सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट, अब वो ऑब्लिगेशन कर्जा खत्म करने के लिए मुझे उसको किराया देना पड़ेगा, तब कहीं जाके सेटलमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसी तरह नॉन करंट लायबिलिटीज की हम डेफिनेशन देखें तो मैं आपसे बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास है लॉन्ग टर्म लोन। मैं बैंक से कोई लंबे अरसे के लिए कर्जा ले लूं 4-5 साल के लिए, तो आज जब मैंने कर्जा लिया तो मुझे पेमेंट करनी है 4 साल बाद, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर पे नहीं करना, 4 साल बाद पे करना है, तो ये मेरे लिए क्लासीफाई हो जाएगा एज लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा है डिबेंचर्स पेएबल, इसका दूसरा नाम होता है बॉन्ड्स पेएबल। सर कंपनीज को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो अपने बिजनेस के शेयर्स या बॉन्ड्स इशू करते हैं, और नॉर्मली जब बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो उनकी मैच्योरिटी, उनकी लाइफ 3, 4, 5 साल होती है, और ज़्यादा भी हो सकती है इससे। तो जो बंदा कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कंपनी एनुअल इंटरेस्ट सूद पे करती है, और जब 4-5 साल गुजर जाते हैं, उस बॉन्ड की लाइफ एंड हो जाती है, तो वो बॉन्ड के पैसों की रीपेमेंट भी करनी पड़ती है। तो ये भी आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह डेफर्ड टैक्स। सर टैक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ गवर्नमेंट के साथ टैक्सेशन के मामलात में आपके पास कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो सेटल होने में टाइम लग जाते हैं, 1 साल से ज़्यादा अरसे का टाइम लग जाता है, तो इसीलिए इसको भी हमने क्लासीफाई किया है एज नॉन करंट लायबिलिटी। लास्ट है हमारे पास नॉन करंट लीज ऑब्लिगेशन। लेकिन सर लीज से क्या मुराद है कि मैं लेट सपोज बैंक से एक गाड़ी एक कर्जों पे लेता हूँ, किस्तों पे लेता हूँ। मैंने मिजान बैंक से आज एक गाड़ी ली कर्जों पे, किस्तों पे, मैंने कहा मैं आपको 36 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इसकी पेमेंट करूंगा। अब मैंने 36 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है, हर महीने मुझे पेमेंट करनी है, इसका मतलब 36 में से 12 इंस्टॉलमेंट्स तो ऐसी है जो मुझे अगले साल पे करनी है, तो वो मेरे पास कहलाएंगी करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, और अगली जो 24 है वो 1 साल गुजरने के बाद पे करनी होगी, तो वो कहलाएंगी नॉन करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। यहाँ पे हमारा लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, क्लियर होगा, आई होप आप बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं कैपिटल की डेफिनेशन।